100% तक कितने लोग काम करते हैं, और वहां जब आप 75 से 100% लिखते हो, वहां आप लिखते हो जी केवल 2 करते हैं, तब आपसे एक सवाल पूछती है समिति कि जी आप तो कहते हैं, पिछले प्रश्न पर आपने कहा कि आपके पास 10 अधिकारी प्रवीणता प्राप्त हैं और आपके पास 10 कर्मचारी प्रवीणता प्राप्त हैं, कितने हुए? बोला 20। और ये बताओ कि प्रवीणता प्राप्त को कितना प्रतिशत काम हिंदी में करना चाहिए? और तब वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये कई मैंने देखा है, फिर क्या करते हैं वो अगल बगल में देखते हैं कौन बताएगा मुझे अब कि प्रवीणता प्राप्त को कितने % काम करना चाहिए। एंड यही संसदीय राजभाषा के समिति की अपेक्षा है कि जो विभागाध्यक्ष हैं जो समिति के सामने आ रहे हैं, वो कम से कम इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से पढ़े और वो जान लें कि प्रवीणता प्राप्त को कितना % काम करना चाहिए। और तब वहां पर वही जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है, हिंदी अधिकारी, वो बताता है जी खान में कि सर प्रवीणता प्राप्त को 100% काम हिंदी में करना चाहिए, करना है, ये रूल है, ये रूल है। तो अब यहां पर फिर क्या हुआ? संसदीय समिति की अपेक्षा पूरी नहीं, वहां संख्या होनी चाहिए थी कितनी? 20 100% काम करने वालों की, वहां आ गई 2, मिसमैच हो गया। जो आपने स्टेटमेंट लिखा था, अभी आप बताऊंगा स्टेटमेंट आपने क्या लिखा। स्टेटमेंट आपने क्या लिखा? अभी मैं आपसे 1 से लेकर के 31 पेज तक ले जाऊंगा, और 31 पेज में जब कोई हेड ऑफ द ऑफिस जो समिति के सामने प्रस्तुत होता है, जिसकी जवाबदेही होती है समिति के सवालों को देने के जवाब देने की, उस अधिकारी के सिग्नेचर होते हैं और वो लिखता है कि मैं इस कार्यालय में इतनी तारीख से इतने महीने से इतने वर्षों से कार्यरत हूं, और जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, सो फार माई नॉलेज एंड बिलीफ इज कंसर्न, द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी आर कंप्लीट, रेलेवेंट एंड करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, एंड नाउ ही इज साइनिंग ओवर देयर, साइन, और वो दूसरे पेज पर जाकर के हो गया काम। पेज नंबर 4। तो मैं आप लोगों के इसके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अगर मैं देश के झंडे का सम्मान करता हूं, तो मुझे देश की राजभाषा का सम्मान करना चाहिए। तो मेरे अंदर सम्मान की भावना आएगी तो मैं पढ़ूंगा उसको और सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ता हूं, लेट्स गो अहेड। अब चलते हैं पेज नंबर 5 पे, और पेज नंबर 5 में यह पूछा जाता है कि क्या इससे पहले आपका कोई निरीक्षण हुआ? यहां में थोड़ा सा एक और गंभीर बात कहना है, अधिक से अधिक 15 दिन। तब आप कहते जी हाँ, कितने साल पहले हुआ? 10 साल पहले हुआ। तो क्या 10 साल पहले जो आपका निरीक्षण हुआ था, आपका निरीक्षण पास हुआ था कि फेल हुआ? बोला फेल हो गया था। तो ये बताओ, क्या आपने कोई आश्वासन दिए थे? तो कुछ ना कुछ एक्शन उसको लेना पड़ेगा, या तो बैक करो उसको। क्या आपने कोई आश्वासन दिए थे? डिस्कशन करो, कुछ करो। बोला हाँ दिए थे। तो क्या आपने उन आश्वासनों को पूरा किया? फिर जवाब देते हैं ऑफिस अभी नहीं किया, कोशिश कर रहे हैं पूरा करने की। फिर फंसा। वो कहते हैं, तब आगे बढ़ते हैं पेजों पर, आगे पेजों पर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पेजों, और वहां से सीधा रिलेट करते हैं आपको पेज नंबर 12 पर। यहीं से पेज नंबर 12 पर जाते हैं तो बोलते हैं
कि पहले आपका प्रतिशत क्या था, तो वहां पहले प्रतिशत था काम हिंदी में काम करने का 50%, और आज 10 साल बाद वो गया 55%। और वो पूछते हैं कि लक्ष्य तो क क्षेत्र का 100 है, ख क्षेत्र का 100 है, ग क्षेत्र का 65 है, तुम तो ग क्षेत्र से भी नीचे चले गए। ये है संसदीय राजभाषा समिति की अपेक्षा के प्रतिकूल। यानी 10 साल पहले निरीक्षण हुआ था और 10 साल के बाद दोबारा निरीक्षण हो रहा है, 10 साल में कुछ नहीं किया, 5% ही बढ़े, तो क्या अपेक्षा पूरी हुई संसदीय राजभाषा समिति। अब उसके बाद आगे पेज नंबर 6 भाग 2, और पेज नंबर 6 भाग 2 है क्या मैंने कहा, संसदीय राजभाषा समिति राजभाषा अधिनियम के आलोक में निरीक्षण करती है, राजभाषा नियमों के आलोक में निरीक्षण करती है। अब अधिनियम की धारा 3(3) को लेती है। धारा 3(3) क्या है, हमारा जो दफ्तर है, हमारे दफ्तर में नियुक्तियां होती हैं, क्लास 1 की नियुक्ति होती है तो अधिसूचनाएं निकलती है। हमारे दफ्तर में हम सामान खरीदते हैं तो टेंडर होते हैं, हमारे दफ्तर में कोई काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो होते हैं दफ्तर में, हम कोई सर्कुलर निकाले तो वो होता है, कोई ज्ञापन दिया तो वो होता है, कोई परमिट हमारे ऑफिस में होता है तो वो होता है, कोई लाइसेंस हम देते हैं तो वो होता है, कोई प्रशासनिक रिपोर्ट होती है तो वो होता है, सर में हम कोई कागज प्रस्तुत करते तो वो होता है। उसके अलावा कोई करता ही नहीं। सारे के सारे 14 दस्तावेज धारा 3(3) के अनुसार दोनों भाषाओं में होने चाहिए। यहां पर कई लोग कहते हैं जी हम तो सीधा हिंदी में कर देते हैं, तो अनुपालन हो गया। तब वो कहती है समिति कि भैया यहां 2 भाषाओं में होना कानूनन जरूरी है, केवल हिंदी में नहीं, केवल हिंदी में नहीं, दोनों भाषाओं। तो पेज फिर उसके बाद दूसरा भाग चल रहा है प्रश्नावली का, धारा 3(3) का अनुपालन। उसके बाद नियमों की बात है, नियमों की बात है, और नियम में उन्होंने खास तौर पर नियम 5 को टारगेट बनाया। नियम 5 क्या है? सही बात। नियम 5 ये है, जो पत्र हिंदी में प्राप्त होता है उसका जवाब हिंदी में देना है। तब वो पूछता है कि आपके कितने पत्र आए हिंदी में, बोला 20 आए थे, 20 में कितने के जवाब हिंदी में दिए, बोला 10 के दिए, कितने के जवाब अंग्रेजी में दिए, बोला 5 के दिए, कितने के जवाब देने लायक नहीं थे, 5 के। नियम का उल्लंघन हो गया। नियम था हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना, आपने उत्तर अंग्रेजी में दिया। फिर जवाब मिलता है, जवाब पूछती है संसदीय समिति क्यों दिया जी अंग्रेजी में? अजी हमारा ऑफिस तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करता है, विदेशों से बात करता है, विदेशी काम करता है। तब वो कहते हैं क्या आपका ऑफिस इसरो के ऑफिस से बड़ा है? इसरो के ऑफिस से भी बड़ा है आपका, उससे ज्यादा टेक्निकल आपका ऑफिस है, उससे बड़े बड़े साइंटिस्ट आपके हैं, जो अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट को बताने वाले लोग। तब वो कहते हैं कि इसरो का पिछले कई सालों से उनका परसेंटेज ऑफ वर्क 95, इट इज 95%। फिर वो ऑफिस क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा वो ऑफिस? कोई जवाब नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता। आगे बढ़ते हैं। नियम 5 का उल्लंघन हो गया। सी, मैं क्यों बताना चाहता हूं? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा।
क्योंकि गंभीरता नहीं होती। समिति को लोग अलग दृष्टि देखते हैं, लेकिन 4 सालों में हमने काम किया, हमने जो समिति जैसी थी उस दृष्टि से समिति को देखा और दिखाया लोगों को, जो उसकी गरिमा उस हिसाब से हमने दिखाया। आगे बढ़ता हूं। फिर आता है नियम 8.4। नियम 8.4 क्या है? नियम 8.4 है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो प्रवीणता प्राप्त है उसको अपना काम 100% हिंदी में करना है। अगर वो कोई नोट ड्राफ्ट हिंदी में बनाता है तो उससे ये अपेक्षा कोई नहीं करेगा, ये डिमांड कोई नहीं करेगा कि उसका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए। और फिर समिति कहती है क्या आपने जो अधिकारी प्रवीणता प्राप्त है उनको व्यक्तिशः आदेश इस आशय का दिया है कि वो अपना 100% काम हिंदी में करे? तो लोग कहते जी हाँ दिया है। कहां लगा है? पीछे लगा है। पीछे लगा है। पीछे देखा तो एक व्यक्तिशः आदेश दिया और सबके साइन एक ही कागज में करा दिया। तो तब समिति पूछती है, समिति इतनी चालाक होती है, इतनी होशियार है, उनको पता है कि आदेश कैसे जारी होता है। बोला ऐसे कोई आदेश जारी होता है? इंडिविजुअल को व्यक्तिशः का मतलब हर व्यक्ति से अलग से सिग्नेचर लेना और अलग से उसको ऑर्डर देना, एक ही कागज में साइन नहीं करवाना। 8.4 का उल्लंघन। एक बात और नोट करना, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सब लोग उल्लंघन करते हैं। नो, बहुत सारे ऑफिस मैंने भी देखे एंड वी वर प्राउड टू सी। हम देख करके हमें खुशी मिलती थी कि ये ऑफिस कितना बढ़िया काम करता है। उसकी प्रश्नावली को देख के मन खुश हो जाता। हम लोगों का उसमें समय बचता था, एनर्जी बढ़ती थी, टाइम बचता था। 8.4 8.4 के बाद 10.4 नियम 10.4 बड़े बड़े नियम प्रश्नावली में उठाए गए। 10.4 क्या है? अगर आपके यहाँ 80% से ज्यादा लोग काम करते हैं तो आपके कार्यालय को राजपत्र में अधिसूचित होना चाहिए। अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो करवाओ, ये कहते हैं। कई लोग नहीं करवाते, अधिसूचित करवाना है। नियम 11 में क्या है कि आपके दफ्तर में सेवा पंजियां हैं, तो सेवा पंजियों में क्या दोनों भाषाओं में प्रविष्टियां हो रही हैं? ठीक है। आपके दफ्तर में फाइल कवर्स हैं, क्या उनके शीर्षक द्विभाषी रूप में है? आपके फाइल में नोटिस लगते, आप नोटिस निकालते हो द्विभाषी निकालते हो? आपके जो नाम पट है, कार्यालय का नाम पट है, बैनर है, वो द्विभाषी है। आपके मोहरे द्विभाषी है, आपके सील द्विभाषी है, आपका लोगो द्विभाषी है, आपका बैज अगर आप निकालते हो तो द्विभाषी है। ये नियम 11। फिर नियम 12 और मजबूत है। यहाँ पर हेड ऑफ द, मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 के संदर्भ में ये बात करना चाहता हूँ। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति को कार्यपालक शक्तियां दी गई। प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को इन शक्तियों के उपयोग की सलाह देते हैं और इन शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए मंत्री होता है, मंत्री के नीचे विभाग होता है, विभाग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के नीचे लोअर फॉर्मेशन ज्वाइंट सेक्रेटरीज और नीचे के ऑफिसेज होते हैं, जो अल्टीमेटली सारे जो नीतियां होते हैं, जो निर्णय होते हैं, उनका अनुपालन करते हैं, उनको कार्य रूप में परिणित करते हैं। तो नियम 12 में क्या है कि जो असली काम करने वाला होता है वो होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है राजभाषा के पूरे कार्यान्वयन के लिए, क्योंकि वो साइन करता है, जिम्मेदारी होती है, पूरी जिम्मेदारी। तो वहां नियम 12 में ही कहता है कि आप अनुपालन सुनिश्चित करोगे 100%, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑफिस।
इसके बाद अगले भाग में चलते हैं। अगला भाग है राष्ट्रपति आदेश, जो संसदीय राजभाषा समिति के रिपोर्ट के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर निकले। और फिर कहा जाता है पेज नंबर 11, वहां क्या होता है, वहां एक सवाल पूछा गया, क क्षेत्र ग क्षेत्र में आपको कितने पत्र प्राप्त हुए, कितने पत्रों के आपने उत्तर हिंदी में दिए, कितने पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए, कितने पत्रों के उत्तर देने आवश्यक नहीं थे। वहां लोग क्या करते हैं, वहां भी लोग वही करते हैं, क्या करते हैं कि इतने पत्र आए, इतने क्या जवाब अंग्रेजी में दिए, क्योंकि हाईली टेक्निकल साइंटिफिक विदेशी ट्रांजैक्शन है हमारे। फिर समिति कहती है कि आप प्रश्नावली को पढ़ के आए, आपने पेज 36 से लेकर के 44 तक पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो पेज नंबर 36 उठाओ, 36 उठाया, 36 का पढ़ो। दूसरा, वहां लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का आदेश है, लिखा हुआ है कहीं से भी कोई पत्र, भले ही कहीं से भी आए, चाहे वो पहले तो हिंदी में आए तो हिंदी में जवाब देना, अंग्रेजी में भी आए हो तो अनिवार्य रूप से उसका जवाब हिंदी में देना। फिर पढ़वाते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से वहां, देखिए पढ़वाते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, बोला अच्छा ठीक है सर, आगे से नहीं। फिर आगे बढ़िए, ये तो हो गया पेज नंबर 11। पेज नंबर 12 का मैंने पहले बता दिया। फिर चलते हैं पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 मैंने 4 सालों में पेज नंबर 18 पे अपनी आत्मा से काम किया, मैं बता दूं। जब मैं DDY बनाता था, मेरा स्टाफ बनाता था, तो मैं उसमें देखता था पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 की स्थिति क्या है? पेज नंबर 18 होता है उस ऑफिस में, उस कार्यालय में, उस संगठन में राजभाषा हिंदी के पदों की स्थिति। सवाल है उसमें कि कितने पद हैं, कि जी स्ट्रेंथ कितनी है, पद कितने, पहले पद कितने हैं जी? एक है, एक ट्रांसलेटर है जी, जूनियर ट्रांसलेटर। ऑफिस का स्ट्रेंथ कितना है? 200 है। तब वो बोलते हैं कि ये बताओ कि 200 कर्मचारियों की संख्या में राजभाषा नियमों के अनुसार कितने पद हिंदी के होने चाहिए? और फिर अगल बगल झाड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं। ये बहुत बड़ी चूक करते हैं डिपार्टमेंट्स, ये बहुत बड़ी चूक करते हैं संगठन, कि वो राजभाषा के मानकों के हिसाब से राजभाषा के हिंदी के पदों को या तो क्रिएट नहीं करवाते या भरते नहीं। ये मैं अपने कोर ऑफ हार्ट से कहना चाहता हूं। तो बोला जी प्रक्रियाधीन है, तो बोला पिछली बार भी जब आप निरीक्षण में आए थे तब भी आपने कहा प्रक्रियाधीन है। एक रिक्रूटमेंट आपके यहाँ, मान लीजिए आप प्रोडक्शन का काम करते हैं और आप प्रोडक्शन के काम में आपको कोई टेक्नीशियन चाहिए, तो क्या आप 6 साल तक भरोगे नहीं उस पद को? जब आप दूसरे पदों को तुरंत भरते हो तो हिंदी के पदों को भरने में आप इतनी देर क्यों लगाते हो? इसका मतलब ये होता है कि आप हिंदी और हिंदी के प्रति उदासीन हो। और तो और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर के हिंदी के पद हैं वहां पर नॉन हिंदी पद वालों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये संसदीय राजभाषा समिति की अपेक्षाओं के विरुद्ध है। तब वहां पर मुझे याद है कई जगह ऐसा हुआ, हमने उसको फिर क्या हुआ कि जब उसने देख लिया कि हमने गलती कर ली, उन्होंने देख लिया, उसके बाद उन्होंने आश्वासन दे दिया। आश्वासनों को हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके हमने तुरंत उसको एजेंडा बना करके भेज दिया कि भाई इसको तुरंत भरो, 6 महीने के अंदर भरो। और हमने देखा, मैं बताना चाहता हूं, मुझे प्राउड फील होता है कि बहुत सारे संगठनों में उन 4 सालों में हमने बहुत सारे हिंदी के पदों को भरवाने में
पूरा जोर लगाया। समिति हमसे सलाह लेते, हम कहते सर ये काम तो हो नहीं चाहिए। We got to fill those all vacancies, हमने भरवाए ऊपर। और आपको एक चीज और बता दूं, पद भरवाए, उन पदों को जहां जहां खाली थे, जहां मानक नहीं थे, उनको कहा प्रपोजल भेजो मुख्यालय वहीं पे होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी वहीं बैठे होते हैं। तो भाई मुख्यालय से पूछा था, हाँ भाई आपके पास एक प्रपोजल आया था, आपने इस पे क्यों गौर नहीं किया? तो मुख्यालय भी कहता है, मुख्यालय को भी संज्ञान में लिया जाता है, उसको भी कस लिया जाता है, भाई आप भी यहाँ पे आश्वासन दो। आश्वासन दो, फिर आश्वासन मिलते हैं। आश्वासन कुछ कार्यालय, ज्यादातर कार्यालय पूरा कर देते हैं। मैंने देखा है काफी कार्यालय पूरे नहीं किया है, पर कुछ जिद्दी कार्यालय तो नहीं करते, लेकिन करते हैं ज्यादा। आप चलते हैं पेज नंबर 18 के बाद पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 पे हिंदी पुस्तकों की खरीद के बजट का विषय। कितनी पुस्तकें खरीदी? टोटल इतनी खरीदी। हिंदी पे कितनी खरीदी? 1000 की, 2000 की। अंग्रेजी पे कितनी खरीदी? 1 लाख की। फिर बोलते हैं अरे आप हिंदी की पुस्तकों को नहीं खरीदेंगे तो लोगों को हिंदी कैसे आएगी? तो वो परसेंटेज, वहां किताबों के बजट का परसेंटेज भी ठीक होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 25 पे, क्योंकि मेरे पास समय कम भी हो रहा है, मैं थोड़ा इसको जल्दी से कंक्लूड करता हूं। पेज नंबर 25 और 25 पे कहा जाता है कि आपने कोई संगोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार किया, उसका एजेंडा हिंदी में निकाला, उसके मिनट्स हिंदी में निकाला, उसको हिंदी में करवाया कि नहीं करवाया? एक जवाब तो। दूसरा क्या होता है कि आपके पास टारगेट कितना है कार्यशालाओं का? बोला 4। कितने किए? 1। बाकी क्यों नहीं किए? बाकी क्यों नहीं किए? 4 के 4 होने चाहिए वर्कशॉप्स, क्योंकि वर्कशॉप्स के माध्यम से लोगों को संज्ञान दिया जाता है। नोट कैसे लिखा जाएगा, ड्राफ्टिंग कैसे लिखी जाएगी, सब सिखाया जाता है, कार्यालय पद्धति सिखाई जाती है। एक पेज नंबर 23 भी बहुत महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 23 है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। इस अभिनेत्री ने एक साल में की 2 बार शादी। राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है कि नहीं गठित है? उसकी बैठकें रेगुलर हो रही। अब उसकी बैठकें इरेगुलर होती है, जिसको जब मौका आ रहा तब बैठक करना है। कहा गया है कि प्रत्येक तिमाही में करना है, जनवरी में करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल में करना है, यानी प्रत्येक तिमाही में होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, कोई फरवरी में कर रहा है, कोई मई में कर रहा है, कोई सितंबर में कर रहा है, कोई नवंबर में कर रहा है। कौन उसको हेड कर रहा है? जी डायरेक्टर साहब नहीं करते, उनको फुर्सत ही नहीं है। कौन कर रहा है? कोई डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर कर रहा है। क्या गरिमा रहेगी उस कार्यान्वयन समिति की? तो समिति कहती है कि कार्यान्वयन जो आपकी कार्यान्वयन समिति है, 25 अगर स्टाफ है तो होनी चाहिए, और उसमें वो रेगुलर होनी चाहिए, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को उसमें होना ही होना चाहिए। फिर वहां एक और है, कैसे पकड़ती है समिति? वहीं पर एक क्लाउज होता है नीचे कि आपकी कार्यान्वयन समिति की लिस्ट दो, तो लिस्ट देते हो आप पीछे, और उस लिस्ट में लिखा जाता है कि कौन कार्यान्वयन समिति का ये सदस्य कितना प्रतिशत काम करता है, इतना सदस्य काम करता है, कितना प्रतिशत काम करता है। तो वहां तो लिखा दिया था कुछ और, यहां दिखा दिया कुछ और। कहता है जी ये 90% करता है, ये 80% करता है, ये 100%। सिर्फ एक ही करता है 100%, वो हिंदी अधिकारी, हिंदी ट्रांसलेटर, बाकी कोई नहीं करता। तो वो कार्यान्वयन समिति के माध्यम से बहुत बुरी तरह से डांटते कि आप ही जो कार्यान्वयन समिति हो, उसी के सदस्य अगर 100% काम हिंदी में नहीं करेंगे तो नीचे वाले लोगों को कैसे प्रेरणा मिलेगी भाई, मोटिवेशन मिलेगा। फिर चलते हैं पेज नंबर 30 पर।
पेज नंबर 30 में आपके कितने अनुभाग हैं? मान लीजिए आपके यहाँ 10 अनुभाग है, आपने कितने अनुभागों को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो पूरा का पूरा काम हिंदी में, बोले एक को दे रखा हिंदी अनुभाग, बस कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पर आपको शुरू में 2 को, फिर 4 को, फिर सबको दोगे, तब जाके आपके यहाँ राजभाषा का काम 100% हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर पेज नंबर 31 है, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 में क्या है? पेज नंबर 31 में यह पूछा गया है, कार्यालय का जो प्रधान है, हेड ऑफ द ऑफिस है, कि भैया आप के पास फाइलें आती हैं, इतनी टिप्पणी हिंदी में लिखते हैं, बताओ। वहां वो जो काम है, उस कार्य जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑफिस, कुछ काम ही नहीं है, कुछ नहीं लिखते टिप्पणी से हिंदी में, लिखते ही नहीं, और नीचे साइन कर रहे हैं कि मैंने सब कुछ ठीक करके दे दिया है। तो ये प्रश्नावली के मुख्य प्रश्न जिन पे समिति हमेशा सवाल करती है, मैंने आपके सामने रखे। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे ये करना चाहता हूं, इसके अलावा क्या क्या बातें हैं जो हम ध्यान में रखें? बातें ये हैं कि ये जो जिन पृष्ठों की मैंने बात की है, आप इन पृष्ठों को और इन पृष्ठों के आलोक में जो समिति ने उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, उनको जरूर पढ़ें। जब हमारे ऑफिस का हेड इन चीजों को नहीं पढ़ते, तो फिर उनका हेड संसदीय समिति के नीचे ठीक नहीं रहता। पढ़ना जरूरी है, एक बात। दूसरा, मैं कहता हूं कि मेरा अपना कहना यह है कि बैठने की व्यवस्था, नाम पाठ, निरीक्षण की जो तैयारी है, वो तो हमारा जो वहां पर स्टाफ होता है वो सब बताता है, आपको ब्रीफ कर देता है कि आप मीटिंग को कैसे कंडक्ट करोगे, कहाँ कंडक्ट करोगे, किस तरह से करोगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, वो सब होता है। वो तो सब प्रोटोकॉल है, होता ही है, थोड़ा बहुत वो तो होता ही होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपको कहना चाहता हूं, एमएससी करो। बीएससी आप सबने किया, मैं आखिरी में बता रहा हूं, एमएससी करना है। एमएससी क्या होता है? बीएससी सबने किया, एमएससी। एमएससी का मतलब मस्ट। मस्ट मस्ट क्या है? जैसे अस्पताल में बेड भी है, नर्स भी है, बिल्डिंगें भी हैं, कमरे भी है, वार्ड भी है, सारी मशीनें हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है। खाने में सब कुछ है, मसाले हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, नमक नहीं है। तो मस्ट में क्या है? मस्ट में यह है कि जो राजभाषा, संसदीय राजभाषा समिति है, उसकी जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को हम अन्य सरकारी दायित्वों को जिस रूप में, जिस भाव के साथ, जिस डिग्निटी के साथ, जिस डेडिकेशन, लॉयलिटी के साथ हम अपने अन्य दायित्वों का पालन करते हैं, उसी डिग्निटी, उसी लॉयलिटी, उसी ऑनेस्टी, उसी इंपार्शियलिटी के साथ, जैसे कि हमने शपथ भी ली है, हम राजभाषा को भी देखें। ये मस्ट है, ये एम है। और जब आप ऐसा करोगे तो संसदीय समिति बहुत अप्रिशिएट भी करती है, तो आपके काम को देख करके बहुत खुश हो गए, बहुत बढ़िया काम आपने किया। और ऐसा नहीं, उन्होंने जो काम किया उसके बैकग्राउंड में कोई फैब्रिकेशन होगा, ऐसा भी नहीं। वो कहते हैं कि जरा दिखाओ अपनी फाइल, तो फाइल उस समय मंगाई जाती, फाइलों में भी देखा जाता है उसी समय। उनके कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, उसी समय देखे जाते हैं। वो तो अच्छा काम भी करते हैं। तो दिस इज मस्ट। अब मस्ट के बाद बात आती है शुड। शुड में क्या है? शुड में ये है कि अगर आपने जो एसेंशियल चीजें हैं अपने दफ्तर में, वो हिंदी की सुनिश्चित करवा दी,
उसके अलावा आपने बड़े बड़े सेमिनार, बड़ी बड़ी संगोष्ठियां, बड़े बड़े कंपटीशन, बड़े बड़ी प्रतियोगिताएं, बड़े बड़े मतलब पुरस्कार योजनाएं, कुछ इनोवेटिव कुछ शब्दों की प्रतियोगिताएं, कुछ नए नए आपने अलग अलग तरीके के प्रयोग कर दिए। कंप्यूटर पे हिंदी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करने के लिए आपने प्रेरित कर दिया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का आपने जानकारी दे दी, कुछ सुविधाएं लोगों को हिंदी में काम करने की दे दी। तो ये शुद्ध है। अब कुड, कुड क्या है? कुड ये है कि जो आपके यहां हिंदी अधिकारी, हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी का कर्मचारी, उसको उसी का काम दिया जाए। क्या है? मजाक। ये हमने देखा यार है। आजकल वो बना नहीं रहे हैं मुस्लिमों का एक हाँ ट्रांसलेटर, ये हिंदी ऑफिसर, असिस्टेंट जहां डायरेक्टर मर्जी ऑफिशियल वहां लैंग्वेज बना लो, कहता है, मैनेजर हिंदी किसी कहता है। जंगल के वहां बना सर लो, फिर बाद में पूरा बना दो, फिर और बना दो, हाँ, पूरा घेर लो उसको। मुझे हिंदी हाँ। राजभाषा का काम ही नहीं दिया जाता। सीट नहीं दे रखी ढंग से, बैठने की जगह नहीं दे रखी, सुविधाएं नहीं दे रखी। तो अगर आप ये कर सके अपने हिंदी अधिकारी को, हिंदी कर्मचारी को, हिंदी में काम करने वाले को, एक तो बैठक में उसको जरूर शामिल करें। संसदीय मैं बोलता था, ये हमें इंस्ट्रक्शन थे कि आप हिंदी अधिकारी या हिंदी अधिकारी नहीं तो ट्रांसलेटर को जरूर शामिल, लेकिन वो प्रतिनिधि आगे बैठना चाहिए समिति के सामने, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और केवल उसी पे जिम्मेदारी डालनी चाहिए प्रश्नावली को तैयार करने की, कि वही तैयार करेगा, वही सारे डाटा एकत्र करेगा, वही वो हेडक्वार्टर से भी साइन कराएगा, वही नहीं, सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सभी को एक टीम भावना में काम करना चाहिए, तब जाके हिंदी का कल्याण होगा। और अब मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक अच्छी बात मैं हमेशा बताता हूं, कई सालों से बताता हूं, हर सम्मेलन में बताता हूं। और अच्छी बात एक छोटी सी घटना के रूप में होती है। वो इस रूप में है कि एक बार इंग्लैंड में जसपाल राणा थे, लंदन में। ये तो बहुत खतरनाक है। वहां कोई अंग्रेज आया, लास्ट वाला भेजा और शुरुआत भेजा है। अंग्रेज ने जसपाल राणा से सवाल पूछा, उसको नहीं मालूम था पूरा नाम क्या है, राणा नाम से जानते थे। बोला, मिस्टर राणा, could you please tell me your full initials, full name? तो राणा ने कहा, अंग्रेजी में उसने सवाल किया, राणा ने कहा, मेरा नाम जसपाल राणा है। अंग्रेज हिंदी जानता था। अंग्रेज ने अगला सवाल किया, जसपाल राणा जी, आपके पिताजी का क्या नाम? तो अब उसके बाद जसपाल राणा कहता है, माई फादर नेम इज बीरेंद्र राणा। अंग्रेज चक्कर में पड़ गया, बोला, एक बात बता यार, एक बात बताओ मेरे दोस्त, जब मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैंने हिंदी में सवाल किया तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया, ऐसा क्यों? तो मैंने बोला, मेरे भाई, जब तू अपनी मां का सम्मान कर रहा था तो मैं अपनी मां का सम्मान कर रहा था, जब तूने मेरी मां का सम्मान किया तो मैंने तेरी मां का सम्मान किया, तो मैंने तेरी मां का सम्मान किया। एक बात, और ये राजभाषा हिंदी ऐसे, एक बुजुर्ग एक पहाड़ी पर सब सवालों के जवाब देते थे। दो लड़कों ने सोचा कि आज इसके जवाब को झूठा करते हैं।
तो बोला एक ऐसा सवाल लेके जाएंगे इस साधु के पास कि वो जैसा जवाब देगा वो गलत साबित होगा। बोला हम एक चिड़िया लेके जाएंगे, जिंदा लेके जाएंगे, और इस बुजुर्ग इस साधु से पूछेंगे क्या है, तो बोलेगा चिड़िया है। फिर अगला सवाल पूछेंगे जिंदा है कि मरी है, तो कहेगा कि मरी है, तो वहीं उसको पीछे मार करके आगे जिंदा दिखा देंगे, ये तो जिंदा है, तो उसका सवाल का जवाब झूठा। और अगर कहेगा मरी है तो उसको जिंदा दिखा देंगे, तो उसका सवाल फिर झूठा। फिर गए बुजुर्ग के पास, पूछा क्या है, बोला चिड़िया है। बोला जिंदा है कि मरी है, बोला बेटा ये तुम्हारे हाथ में, ये तुम्हारे हाथ में। तो मेरा सत्र समाप्त होता है, लेकिन मैं एक अपील जरूर कहना चाहता हूं राजीव रावत जी के माध्यम से। एक अपील मैं आप लोग, अपील क्या, मैं एक काम करता हूं सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक। मैं आज कई सालों से स्वास्थ्य शिक्षा संस्कार व्यवहार पे काम कर रहा हूं। स्वास्थ्य शिक्षा संस्कार व्यवहार, जिसके माध्यम से WHO की परिभाषा पे काम, फिजिकली निम्बल, मेंटली अजाइल एंड इमोशनली बैलेंस कैसे बनेंगे, इस विषय पे मैं काम कर। एक लिंक मेरा चलता है, उत्कर्ष योग जैसा एक योग का एक नई विधा को मैंने खोजा इतने सालों में, जिसमें हम 50 क्रियाएं करवाते हैं, जो हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी के लिए। अगर आप में से भी कुछ लोग जुड़ेंगे उससे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सुबह 6 बजे लिंक खुलता है, 7:30 बजे तक रहता है। डॉक्टर राजीव जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मैंने उनको भेजा हुआ लिंक, उनके पास आप सबकी सूची है, वो आप उनसे ले लीजिएगा। आप में से जो ज्वाइन करना चाहता है उसको जरूर ज्वाइन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को कंक्लूड करता हूं। आप कोई सवाल हो तो पूछिएगा, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूं। धन्यवाद सर। कुछ प्रश्न आए हुए हैं इसमें चैट बॉक्स में भी। उससे पहले मैं एनी क्वेश्चन प्लीज। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में भी आए हुए हैं, परंतु उसको लेने से पहले मैं अपने कुछ शंका समाधान करना चाहता हूँ। सर जो धारा 3(3) की बात की गई है, उसमें जो 14 दस्तावेज की बात होती है, तो कहीं पे 13 दस्तावेज की बात हो रही है, कहीं पे 14 दस्तावेज की बात होती है, तो वो कंफ्यूजन हमारा बना रहता है, क्योंकि हमारे जो अधिनियम में उसमें कहीं गिनती नहीं लिखी हुई है। तो पहला तो ये मेरा प्रश्न है कि वो 14 दस्तावेज हैं या 13 दस्तावेज हैं, उस पर आप क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली आप उनको अगर काउंट करेंगे ना, आप देख लीजिएगा, उसमें वो जो प्रशासनिक रिपोर्ट्स है ना, वो 2 तरीके की है। एक जो है संविधान के पटल पर रखी जाती है, दोनों पटलों पर जो रखी जाती है, और एक हमारी अपनी प्रशासनिक रिपोर्ट है, संसद के पटल पर, एक हाँ। संसद के पटल पर रखी जाती है, एक वही मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, मेरे पास एक संसदीय समिति प्रश्नावली मैं अपने सामने, इसीलिए अपेक्षा यही थी कि आज जब सत्र ये चल रहा था, तो सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, वे अगर संसदीय प्रश्नावली अपने सामने रखते तो वो और अच्छी तरीके से जान सकते थे। तो जो संसदीय प्रश्नावली मेरे पास रखी हुई है, उसमें 13 दस्तावेजों का उल्लेख है। इसमें मेरे पास पेज नंबर 6 जो है, उसमें 13 दस्तावेज का काउंटिंग है। और आपने 14, वैसे हम लोग भी जो कहीं सत्र लेते हैं तो हम लोग 14 दस्तावेज की बात करते हैं। उसमें टेंडर नोटिस और टेंडर फॉर्म वो अलग अलग हम काउंट कर लेते हैं, इसलिए 14 हो जाते हैं। जो प्रश्नावली है उसमें 13 उल्लेख है। आप देखिएगा, आप चेक कर रहे हो इस बात को। जी, बेसिकली एक्चुअली क्या है, इसमें वही बात हो गई कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो दस्तावेजों की बात है,
14 दस्तावेजों की बात हम करते हैं, सभी जगह 14 कहते रहते हैं, जी जी ठीक है ना। और जब हम उसके एक्सटेंशन में जाते हैं ना, कभी कभी जैसे सामान्य आदेश की बात में हम जाएं, तो बहुत सारे दस्तावेज सामान्य आदेश के अंतर्गत आते हैं, आते कि नहीं हाँ, आते तो फिर बोलो? तो काउंटिंग तो बहुत लंबी बहुत हो सारे जाएगी आ फिर। जाते हैं। हाँ हाँ तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उसको जी लिखने में कभी हो सकता है कि ये समिति के इसमें कोई चीज ऐसी छूट रही होगी, मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं देखूंगा जी जी और मैं जी आने वाले समय में इसका जवाब आप लोगों को दूंगा भी। नहीं, मुझे मेरा लगता है ये मुझे लगता है कि वहां इसका वहां का हाँ, जी जी मुझे लगता है कि मैं इसका कारण इस बारे में इतना इतना जरूर कहूंगा आप लोगों से कि जो भी दस्तावेज आप जो हमारी राजभाषा नियमावली है, राजभाषा की जो नियमावली है, एक बार उससे आप मैच करके देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा कि जी वहां पर कौन सी चीज मिस हो रही है। हो सकता है कुछ मिस हो रखा हो सकता है, आपका सवाल सही है, तो उससे भी भगुना जी बात करेंगे। बताइए। सर जी भगुना जी कुछ कह रहे नहीं, हैं, भगुना जी कहिए मेरा प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा ये था कि आमतौर पर जो ऑफिसेज होते हैं उनका संसदीय प्रश्नावली से उतना संबंध नहीं होता है, तो उनके लिए हाँ 13 डॉक्यूमेंट हैं। लेकिन जो मंत्रालय वगैरह हैं और उनको क्योंकि संसद के सामने पटल पर उनको रखना होता है, उनके लिए सारे क्वेरीज वगैरह देनी होती हैं, तो उसके मिलाकर इसलिए संसदीय को मिला के 14 हैं। आमतौर पे आम सामान्य कार्यालयों के लिए वो 13 ही हैं, समझ सकते हैं। नहीं, वो लिस्ट जो है वो हाँ संसदीय समिति में भी है, और जो हम लोग की छमाई हाँ हाँ, रिपोर्ट है, तिमाही बिल्कुल रिपोर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी। उसमें उसमें 14 ही हैं। लेकिन वो जी 13 इसलिए दिखाया गया होगा कि वो हो सकता है कि वो जी सामान्य कार्यालयों के लिए संसदीय पटल पर रखने का उसका वो प्रश्न जो है, वो कागजात जी उनके लिए जरूरी नहीं है। ठीक ठीक। ये है। एक प्रश्न और था सर। हाँ जी हाँ जी अ, एक पेज नंबर 7 में और पेज नंबर 11 पे जो हाँ बात है कि उत्तर अपेक्षित नहीं। तो संसदीय समिति जब हमारे पास यहाँ आई थी गोरखपुर में, मैं गोरखपुर में हूँ रेलवे में, तो जब संसदीय समिति आई थी तो हम लोगों ने जो उत्तर लिखा था इसमें उत्तर अपेक्षित नहीं, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने क्या, उत्तर अपेक्षित नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पावती तो देनी ही देनी है। कहीं से भी पत्र आएगा उसको आप ऐसे ही रख फाइल तो करेंगे नहीं, उसको सूचना तो देंगे कि भाई हमने आपका पत्र प्राप्त किया। तो उसको जब पावती दे रहे हैं तो उसको आपको काउंट करना है उत्तर में। तो उत्तर अपेक्षित नहीं जो बना हुआ है वो कोई माने नहीं है। तो इस पे आप सर क्लियर कर दीजिए थोड़ा सभी को, क्योंकि ये प्रश्न सभी लोगों के मन में होगा। एक्चुअली क्या होता है देखिएगा, मैं आपसे एक चीज वही मैंने कहा ना कि समिति उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, इस तरह के जवाबों से वो चिढ़ती है ये मैं बताना चाहता हूँ। जी उत्तर अपेक्षित नहीं है, पता है क्या है, आपने एक थ्रेट हाँ मतलब ऐसा हो गया जैसे थ्रेट कर दिया, अजी हम आप हाँ हमें जरूरत ही नहीं है आपको जवाब देने की, ये मतलब जी समझ रहे हो आप, नहीं, अपेक्षित नहीं, आप शब्द को देखो, शब्द हाँ चुभने वाला है। इसका जवाब यह है कि शब्द ऐसा नहीं लिखना है, हाँ द आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड, ये हम समिति के सामने नहीं कह सकते। नहीं नहीं, तो इसमें तो कॉलम बना हुआ है ना सर कि कुल कितने पत्र आए आपके, उसका कितने का उत्तर आपने हिंदी में दिया, कितने का अंग्रेजी में दिया, कितने का उत्तर अपेक्षित नहीं। तो अगर आप वहां पे संख्या लिख रहे हैं तो फिर तो ये क्वेश्चन रेज हो ही रहा है कि आप क्यों लिख रहे हैं कि अब उत्तर अपेक्षित नहीं। नहीं तो श्याम ये नहीं सर, नहीं, इसमें ये श्याम बात सर, नहीं है, उत्तर जी अपेक्षित नहीं है। आप सुनिएगा मेरा सुनिएगा, आई एम जी मेकिंग क्लियर, मैं क्लियर कर रहा हूं। एक्चुअली जी है क्या, इनका उत्तर देखिए, 100 पत्र आए, अब ध्यान से सुनिएगा, आपके सवाल का जी जवाब दे। 100 पत्र आए, 50 का जवाब हिंदी में दिया, 25 का जवाब अंग्रेजी में दे दिया, 25 प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था, उत्तर देना अपेक्षित नहीं था, ऐसे नहीं लिखना। प्रश्नों का किसका, पत्रों का उत्तर हिंदी में देना या किसी भी भाषा में देना अपेक्षित नहीं था, ये तो चलेगा। वहाँ नहीं, तो वहां संख्या दी जा रही है ना सर, तो हाँ जब सर संख्या दी मैं बात जाएगी। बताऊं, शर्मा जी जी सभी जी से निवेदन, सत्येंद्र सर आपसे भी, हमें इस विषय का जो मूल मुद्दा है वो मिल गया है। इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं जो मेरी समझ है। जैसे कि आपके कार्यालय से एक पावती भेजी मेरे कार्यालय, अब इस पावती का उत्तर देना जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक पत्र हो गया, ये एक संख्या में, ठीक है, वरना वो पावतियों की ही आदान प्रदान चलती रहेगी जीवन भर कि आपने पावती दी, मैंने पावती की पावती दी, मैंने पावती की पावती। जी जी बिल्कुल सही जी जी सही बात। ठीक ठीक है, क्लियर क्लियर।
अच्छा, एक और भी नराकास, हमारे यहाँ सभी जगह नराकास गठित है, उसमें सदस्य कार्यालय हैं। तो बहुत से सदस्य कार्यालय ऐसे भी हैं जो जिसमें उनके स्टाफ की संख्या बहुत कम है, मतलब 25 का रिक्वायर्ड होता है ना, कि 25 आपके यहाँ 25 होगी तभी आपका वहां का राकास गठित होगी। तो कुछ कार्यालय ऐसे हैं कि 5 स्टाफ है उनके पास। तो वो और जब हम उनसे रिपोर्ट मांगते हैं, छमाही रिपोर्ट मांगते हैं या तिमाही रिपोर्ट जब वो अपलोड करते हैं, तो उसमें एक है, मतलब मद है कि आपने राकास की बैठक की कि नहीं की, किस तारीख को की और कितने लोग शामिल हुए। तो वो कैसे, मतलब उनका तो 5 स्ट्रेंथ है, तो वहां राकास गठित कैसे होगी? ये क्योंकि हम लोग के पास ये सवाल आता है जब हम उनसे मांगते हैं छमाही मुझे रिपोर्ट, लगता जब है हमारे बैठ। हाँ श्याम सर जी मुझे सर। लगता है ये बहुत साधारण से जो सवाल आ रहे हैं, ये हाँ, हमारे जो नियमित शनिवार के कार्यक्रम होते हैं, हम उनमें ले सकते हैं समय लेकर, और आज के विषय को हम सीमित रखें संसदीय मैटर पे। और इसका जो आपका जो है उसका, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि चाहे एक आदमी हो चाहे 2 आदमी हो, वहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समिति चाहिए। इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसमें कोई हाँ अपवाद नहीं है। जी, रावत जी, जो रावत जी, नराकास की सदस्यता का सवाल है वो वहां पर है जहां एक शहर में किसी बैंक की या किसी कार्यालय की कई शाखाएं हैं, वहां पर है कि जहां 8 हो वो सदस्य रहे। ठीक है, जी, तो रावत जी, मेरा मेरा निवेदन है। हाँ। मेरा मेरा एक सुझाव है कि हम क्यों नहीं आज के सारे क्वेश्चनों को लेकर के अगले हाँ शनिवार को हाँ अगले शनिवार हाँ को एक जी क्वेश्चन जी, आंसर राउंड ही रख लें। जी ठीक है, बिल्कुल जी अच्छा जी और होगा, उसमें बिल्कुल अच्छा सत्येंद्र होगा। जी भी हो गए, और किसी एक हाँ और किसी को भी और हम बुला सकते हैं, ताकि हाँ दोनों हाँ, विद्वान हमारे जितने भी प्रश्न हैं उनका आसानी से उत्तर दे सकें। उत्तर दे सकते, ठीक बहुत है सही ना, बात है। वो ज्यादा अच्छा तो रहेगा, मेरा, क्योंकि अभी बिल्कुल हमारा सही जी जी। बात है, टाइम बहुत अच्छा। अभी हमारा हाँ, हाँ, मीटिंग का टाइम तो टाइम भी ज्यादा हो गया हो है। रहा है। बहुत लोगों को जाना है, हाँ, रेल पकड़नी है, तो ट्रांसपोर्ट हाँ इसीलिए पकड़ना अभी है। हम लोग हाँ, विधिवत समापन की ओर बढ़े, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, जी जी तो मेरा ठीक है सभी से निवेदन है, हाँ जितने तो लोग हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं, 4-5, 2-3 और अच्छे सवाल भी हैं, हम अगली बार जैसा कि डॉक्टर भगवान जी ने कहा है हम आगे लेंगे। हरिराम पंसारी जी की भी कुछ शंकाएं हैं, और भी कुछ लोगों के इसमें अच्छी चीज़ें हैं चैट बॉक्स में, हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं और हम इन पर आगे चर्चा करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि हम जितने लोग यहाँ पर अभी शेष हैं सभी, अगर नहीं लिखा है तो अपना नाम, अपना पदनाम, ईमेल और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख दें कार्यक्रम समापन से पूर्व, जिससे कि हमारे पास आपका ईमेल मिल जाए, तो हम आपको सीधे सीधे सूचना कार्यक्रमों की दे दिया करें। तो मैं इस कार्यक्रम में धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे अगर वर्मा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों में से अग्रवाल साहब, तिवारी जी, वर्मा जी में से कोई हैं तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, अभी कोई हैं वर्मा सर, अग्रवाल साहब? वर्मा जी हैं तो सही, लेकिन एक्टिव अभी तो श्याम चलिए जी, ठीक तो है, कॉल करता हूँ, श्याम जी धन्यवाद। कॉल कर दूँ नहीं उनको। नहीं, श्याम जी कर लेते श्याम जी हैं, श्याम धन्यवाद जी कर कर दीजिए, लेते जी हैं, श्याम जी कर श्याम दीजिए जी आप। कर लेते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है बिल्कुल तो जी बिल्कुल इसीलिए। जी बिल्कुल। जी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी का, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से निकालकर हम लोगों को बहुत ही बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराई है। क्योंकि ये हमारे मंच पे कई बार से ये सवाल आ रहे थे कि संसदीय समिति निरीक्षण प्रश्नावली से संबंधित हमको जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो इसके लिए हमें उचित यही लगा कि हम संसदीय राजभाषा समिति में जो काम कर चुके हैं उनमें से किसी महानुभाव को आमंत्रित करें। तो हमारी जो कोर कमेटी है उसमें ये सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि हम अपने आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी को बुलाएं, क्योंकि उनका अनुभव संसदीय समिति में काफी गहन रहा है। तो आज आपने बहुत ही आसान तरीके से सभी प्रश्नावली के सभी मदों को छुआ है, और मुझे उम्मीद है कि सारे जो सदस्य आज जुड़े हुए हैं हमारे, उनका मतलब ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और जो हमारे चैट बॉक्स में प्रश्न आए हैं वो उसी से रिफ्लेक्ट हैं कि आपने जो प्रश्न, जो भी चीजें बताई हैं उससे जुड़े हुए समान है, प्रश्न आए हुए हैं। आज हमारे सदस्य की संख्या काफी अच्छी रही। एक समय में 80-85 तक चला गया था हमारा सदस्य। तो मैं जो भी जितने लोग जुड़े हुए हैं
उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने जो हमारा कोर्ट समूह है उनके संयोजक, उनके एडमिन डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी का, जिन्होंने एक अच्छे विषय को लेकर ये मंच पे लाए हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं डॉक्टर राजीव रावत जी का, जिनके प्रयास से ही ये आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे समूह के वरिष्ठतम सदस्य ओम प्रकाश अग्रवाल जी का, केपी तिवारी जी का और राजेंद्र वर्मा जी का, जिनके प्रयास से ये हमारा जो कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। और हमारे जो वरिष्ठ सदस्य जुड़े हुए हैं, जैसे हरिराम पंसारी जी, उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता ही रहता है। पिछला सत्र हमारा हरिराम पंसारी जी का ही था। तो और भी जितने लोग आज जुड़े हैं, खड़गपुर नराकाश के सदस्य जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आज नराकाश के अन्य, जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नराकाश भी